ठीक है ओविन, अब मैं इस बातचीत में कावे शारूज को जोड़ना चाहती हूँ, जो वकील और मैकडॉनल्ड्स लॉयर इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं। कावे, हम ईरान में चल रही हमलों पर चर्चा कर रहे हैं। 6 अप्रैल की डेडलाइन अब 48 घंटे से कम दूर है। क्या हम सैन्य तनाव बढ़ने के संकेत देख रहे हैं? तेहरान के प्रमुख पुलों पर अमेरिकी और पेट्रोकेमिकल सुविधाओं पर इजरायली हमले हुए। ये किस बिंदु पर नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला माना जाएगा? आपके साथ होना अच्छा लगा। हाँ, हम निश्चित रूप से देख रहे हैं कि तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ध्यान रहे, हम सभी थोड़ी जानकारी के अंधेरे में काम कर रहे हैं। हम सिर्फ उपलब्ध जानकारी के आधार पर आकलन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों, जैसा कि आपने कहा, पुलों और फैक्ट्रियों जैसी चीजों को निशाना बना रहे हैं। जैसा आपके मेहमान कह रहे थे, इन चीजों को दोहरे उद्देश्य वाले बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ये तय कर रहे हैं कि यह वास्तव में एक उचित निशाना है या नहीं, तो यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि इसका आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, आप ईरानी शासन और उसकी सैन्य योजनाओं को थोड़ा पीछे धकेल सकते हैं। लेकिन अगर आबादी पर इसका असर तबाही का होने वाला है, अगर इसका असर भुखमरी का होने वाला है, या लोगों के पास आने जाने या सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता नहीं रहेगी, और मुझे लगता है कि अगर यह नुकसान या यह असर अमेरिका या इजराइल को मिलने वाले सैन्य लाभ से कहीं ज्यादा है, तो फिर आप ऐसे हमलों की बात कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अनुमति नहीं है। और इस समय ये स्पष्ट नहीं है कि ये हमले उस मानक पर खरे उतरते हैं या नहीं। मेरे पास वह जानकारी नहीं है। तो अमेरिका के पास और क्या विकल्प हैं? अगर वे शासन पर सैन्य दबाव बढ़ाना चाहते हैं, तो अब वे ये कैसे कर सकते हैं? हम युद्ध के 6ठे हफ्ते में हैं। वे बिना ऊर्जा या नागरिक स्थलों पर हमला किए सैन्य दबाव कैसे बढ़ा सकते हैं? हम में से कई लोग जो ईरान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर काम करते हैं, ये बात काफी समय से कह रहे हैं। ध्यान वास्तव में ऐसे संगठनों पर होना चाहिए जैसे कि खुफिया मंत्रालय, बेसिस जो एक अर्धसैनिक समूह है, IRGC के ठिकाने और अन्य। ऐसे कई स्थानों पर पहले ही हमला किया जा चुका है, लेकिन अभी और भी हैं, क्योंकि शासन अब भी जनता पर अपना दमन जारी रखे हुए है। अगर उन ठिकानों पर लगातार हमले होते हैं, अगर शासन उस मायने में कमजोर होता है, तो मुझे लगता है कि हम ऐसी स्थिति देख सकते हैं जिसमें ईरानी लोग खुद उठ खड़े हों। उनका बुनियादी ढांचा शायद नहीं प्रभावित होगा, लेकिन उनके दमनकारी और दमन के औजार इतने कमजोर हो जाएंगे कि ईरानी लोग अपनी किस्मत खुद संभाल सकेंगे। कावे, जिन कई ईरानी प्रवासियों से मेरी हाल में बात हुई, कहते हैं कि वे इस युद्ध के जारी रहने के पक्ष में हैं। वे युद्ध विराम नहीं चाहते, अगर इसका मतलब है कि शासन अभी भी बरकरार है। अगर युद्ध अगले 48 घंटे चला, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के वादे के अनुसार ऊर्जा अवसंरचना पर हमले हो सकते हैं। इसे ईरान और प्रवासी ईरानी समुदाय दोनों में कैसे देखा जा सकता है? मुझे लगता है कि ये तस्वीर को जटिल बना देता है। मैं निश्चित रूप से उन लोगों में से एक हूं जो युद्ध की शुरुआत में अपने कारणों से इसके पक्ष में था, लेकिन साथ ही देश के अंदर जिन लोगों से मैंने बात की, उनकी वजह से भी। उनका मानना था कि ये हमले जल्द ही शासन गिरा देंगे। जैसे जैसे ये हमले जारी रहे हैं, शासन सत्ता में बना हुआ है और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि नैतिक आकलन थोड़ी बदल जाती है। चिंता ये है कि ये हमले जारी रहते हैं, जिससे नागरिक न सिर्फ तुरंत प्रभावित होते हैं, बल्कि उनकी दीर्घकालिक आजीविका पर भी असर पड़ता है, लेकिन शासन जस का तस रहता है। मुझे लगता है कि यही वो डरावना परिदृश्य है जिसके बारे में बहुत से लोग चिंतित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ संकेत है कि नया शासन जो पाकिस्तान के जरिए अप्रत्यक्ष वार्ताओं में शामिल है, उसके साथ काम किया जा सकता है। तो क्या अब शासन परिवर्तन चर्चा में नहीं है? देखिए, मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति ट्रंप जब नया शासन कहते हैं तो क्या मतलब है। कोई नया शासन नहीं, बस इसमें नए लोग आ गए हैं। क्या इस ढांचे के भीतर ऐसे लोग हैं जो सौदे करने को तैयार हैं? शायद वे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे किसी की संतुष्टि होगी। मेरा मतलब है, मुझे लगता है इस शासन से जुड़े हर व्यक्ति के हाथ आम नागरिकों के खून से सने हैं, पर उनकी निष्ठा इस्लामी गणराज्य के प्रति भी है। जब उन पर दबाव नहीं होगा, तो वे परमाणु हथियार पाने और क्षेत्र अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी वे जो भी कहें, मैं लंबे समय में इस शासन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करूंगा। तो युद्ध के इस चरण में निकलने का रास्ता कैसा दिखता है?
खैर ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं सच में मानता हूं कि ईरानी लोगों का समर्थन करना और ईरानी शासन के दमन के साधनों को कमजोर करना ही वास्तव में एकमात्र रास्ता है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस लड़ाई को इसकी वर्तमान स्थिति में छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि यह कुछ मायनों में ईरान की जीत होगी, ईरानी शासन की जीत होगी, क्योंकि वास्तव में कोई भी उद्देश्य हासिल नहीं हुआ है। वास्तव में निकलने का रास्ता हो, इसके लिए मुझे लगता है कि इस शासन का गिरना जरूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि शासन के भीतर कोई नया गुट ऊपर आ जाए। इसका मतलब है कि शासन को सच में गिरना होगा। मुझे लगता है कि ये तभी संभव है जब ईरानी सड़कों पर उतरकर शासन को उखाड़ फेंकने का मौका पाएं। इसके लिए रासायनिक संयंत्रों पर और पुलों जैसे नागरिक ठिकानों पर बमबारी से ज्यादा सोच समझकर हमला करना होगा। क्या ऐसे संकेत हैं कि शासन में दरारें आ रही हैं कि अगर बमबारी रुक जाती है तो ईरानी लोग एक बार फिर सड़कों पर आ सकते हैं और शासन को उखाड़ फेंकने का मौका पा सकते हैं? अभी ये पता करना कठिन है कि शासन में दरारें हैं या नहीं। मेरा मतलब है, शासन के उच्च पदाधिकारियों में कुछ असहमति ऑनलाइन दिखती है, लेकिन वो दरार पैदा करने के लिए काफी है या नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे लगता है अगर स्थिति आज जैसी ही बनी रहती है तो मुझे शक है कि ईरानी लोग सड़कों पर आने से डरेंगे, क्योंकि उनके पास जनवरी में जो हुआ और जो सामूहिक नरसंहार हुआ उसकी यादें हैं। लेकिन अगर शासन पर कोई बड़ा हमला होता है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, दमन की मशीनरी, राज्य प्रसारक, खुफिया मंत्रालय, बसीज, अगर ये चीजें नष्ट होंगी तो मुझे लगता है ईरानी लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि वे इस शासन से तंग आ चुके हैं और छुटकारा चाहते हैं। काविश शारूज, ये अहम दृष्टिकोण है जिसे युद्ध के दौरान साझा करना जरूरी है। i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ स्टूडियो में वापस ओवन, हम उस डेडलाइन के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत तेजी से नजदीक आ रही है। अब 48 घंटे से भी कम समय बचा है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ट्रूथ सोशल पर डाला है, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि ये डेडलाइन बहुत तेजी से नजदीक आ रही है। लेकिन इस दौरान बातचीत की स्थिति क्या है, इसमें पाकिस्तान की भूमिका और वर्तमान में क्या हो रहा है? तो निकोल, पाकिस्तानी विदेश मंत्री के अनुसार ताजा जानकारी यह है कि पाकिस्तान की नजर में बातचीत अभी भी जारी है और सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। आज एक्स पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगजी ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान में अमेरिका से मिलने से इनकार नहीं किया और बातचीत को लेकर तैयार है। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने अपने भाई अब्बास अरगजी को सुधार के लिए धन्यवाद दिया। पाकिस्तान के मुताबिक बातचीत जारी है। सवाल है, क्या अमेरिका पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रस्तावित समझौते के लिए तैयार होगा? जैसा कि पिछले हफ्ते कहा था निकोल, समझौता 5 बिंदुओं का है, पर असल में 2 ही हैं। एक तरफ युद्ध विराम है, दूसरी तरफ होर्मुज को खोलना है, यानी ईरान पर अपनी संवर्धित यूरेनियम के साथ कुछ भी करने की कोई बाध्यता नहीं है। अपने परमाणु कार्यक्रम के अन्य तत्वों के साथ, अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के साथ, अपने प्रॉक्सी के साथ सच में कुछ भी करने की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी ओर निकोल, अमेरिका की ओर से कोई प्रतिबंधों में राहत नहीं है। उस योजना में शांति वार्ता है, पर किसी पक्ष पर बाध्यता नहीं है। अगर ऐसा किया जाता जैसा मैंने पिछले हफ्ते प्रसारण में कहा था, तो ये घास काटने जैसा होता। अमेरिका और इजराइल की रणनीति वैसी ही है जैसी इजराइल ने अन्य मोर्चों पर वर्षों से अपनाती आई है। मतलब ये कि किसी भी एक दौर में लड़ाई को अंतिम निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता नहीं होती, लेकिन हर दौर में दुश्मन की क्षमताओं को कम करने की कोशिश करना और उन्हें एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घास काटते हैं और घास फिर से उगाती है और आप उसे फिर से काटते हैं, ये समझते हुए कि असल में घास पूरी तरह से जड़ से नहीं उखड़ेगी। वैसे हम इस प्रसारण में बाद में लेबनान के बारे में भी बात कर सकते हैं। इजरायली सेना की लेबनान में चल रही लड़ाई को लेकर भी यही नजरिया लगता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप उस दिशा में बढ़ते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये असल में ये घास काटते रहने वाला ऑपरेशन है। अगर नहीं तो राष्ट्रपति के पास और भी विकल्प हैं। बिल्कुल, ये विकल्प उनके लिए अमेरिका में उनकी राजनीतिक स्थिति के लिए और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़े जोखिमों से भरे हुए हैं। लेकिन अगर वो असली शासन परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो संभावित रूप से बहुत बड़ा इनाम भी मिल सकता है। ओवन, इजराइल इन घटनाक्रमों पर कैसे नजर रख रहा है? अब डेडलाइन निकल जाती है तो इसका इजराइल पर क्या असर होगा, खासकर जब उनके दावे के मुताबिक वे अपने कुछ सैन्य लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं? मुझे लगता है कि निकोल, शेल्टरों में भागने और इस स्थिति को लेकर लोगों में थकावट बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ऑपरेशन भी बिना ठोस नतीजे के रहेगा। ये एक घास काटते रहने वाला ऑपरेशन होने जा रहा है। एक तरफ इजरायली जनता अपने कड़वे अनुभवों के कारण शायद इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं कर रही थी, तो इसे निराशा कहना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ
जैसी खुशी और सच्ची उम्मीद हमने युद्ध के शुरुआती दिनों में देखी थी, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। बहुत ही नाटकीय शुरुआत और अभियान के महीनों की तैयारी के बाद यह तथ्य कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस अभियान में इजराइल के साथ शामिल हो रहा था, ऐसा कुछ जो अभूतपूर्व था, वो अब खत्म हो गया है और उम्मीदें कम हो गई हैं। और अगर हम इजरायली राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या परिणाम से इजरायली संतुष्ट हो या नहीं। हम आगामी चुनाव में कम से कम एक विषय जरूर होंगे, भले ही मुख्य मुद्दा ना बने। मुझे लगता है कि इजरायली इसे कुछ हद तक संशय के साथ देख रहे हैं और मानते हैं कि यह शायद और चलेगा। निकोल, मुझे लगता है कि पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में लोग ईरानी शासन और उसकी सेना को नुकसान होने पर आभारी हैं। निश्चित रूप से हर गुजरता दिन जनता पर असर डाल रहा है, लेकिन अगर इसका कोई सफल परिणाम निकलता है तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसके पीछे इजरायली और ईरानी दोनों खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल,